हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ देख रहे हैं। आज हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। जो ये प्रश्न है बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, जहां पर जीके और जीएस के रूप में साइंस पूछी जाती है, और सीटेट एसएससी रेलवे अन्य वनडे एग्जाम जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन है। दोस्तों यदि आप मेरे पढ़ाए हुए का पीडीएफ चाह रहे हैं डेली बेस पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल पर जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। दोस्तों आप लोग यदि वीडियो को खोलिए, देखिए तो पूरा देखिए, तभी इसका फायदा उठा पाएंगे। पहला प्रश्न है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावी रहता है क्योंकि? ऑप्शन ए है, पानी और पेट्रोल एक दूसरे में घुलनशील है। पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। ऑप्शन सी है, पानी और पेट्रोल रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न दिया है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावी होता है। जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कुछ जान लेते हैं, पानी पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील हैं और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों जो ये प्रश्न ली हूँ, इंक्लूड की हूँ, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ और ऑथेंटिक बुक से ही इन प्रश्नों को निकाली हूँ और आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। यदि दोस्त मैं सावधानी पूर्वक कंटेंट तैयार करती हूँ, यदि कुछ त्रुटि रह जाए, कुछ कमियां रह जाए, तो आप सुझाव देने का, कमेंट में सुझाव देने का कष्ट करिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस, एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का ये रासायनिक सूत्र है और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिस पर कार्बामाइड भी कहा जाता है, जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित रहता है। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया का प्रथम कार्बनिक यौगिक है, मतलब यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनिया साइनेट के रूप में किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? प्रश्न दिया है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? इसका मुख्य कारण क्या है? पर्वतों पर हवा का भारी हवाओं के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन सी है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर उसका व्याख्या है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेल्सियस की कम तापमान पर ही उबलने लगता है।
इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने के लिए अधिक समय लगता है, क्योंकि खाना को एक निश्चित ताप तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए खाना पकाने के लिए अधिक देरी तक गर्म करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? पानी की उपस्थिति में सीमेंट की जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सीमेंट का जमना एक जल योजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलने पर कुछ समय बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रवेदार कणों का निर्माण होता है, जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाता है। एक प्रकार का क्या है? अयस्क है, ईंधन है, मंदक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारी जल है वो एक मंदक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की खोज 1931 में अमेरिका के वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा, अवशोषण द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी अर्थात पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को गंदे पानी में मिलाने पर यह जल में घुली अशुद्धियों को थक्के के रूप में जमा देती है। यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। यह अशुद्धियां अवसाद के रूप में बर्तन के तलहटी में जमा हो जाती हैं और ऊपर जल लगभग स्वच्छ होता जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सामान्यतः हास्य गैस अथवा लाफिंग गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। यह एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा मधुर गंध स्वाद वाली गैस है। इसे सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव होता है और हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वप्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सक और शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, अश्रु गैस में प्रयोग किए जाने वाली गैस, जो अश्रु गैस होती है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, नियॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अश्रु गैस के रूप में प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से एक से अधिक। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी गैस है। अश्रु गैस, जिसे टीयर गैस कहा जाता है, में सामान्यतः अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, अल्फा क्लोरीन, एसीटोफिनाल, एक्रोओइनल, ओलिन आदि अन्य प्रमुख अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। यह मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंख में जलन उत्पन्न करती है। अश्रु गैस अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, अल्फा क्लोरीन, एसिटियोफिनॉन, एक्रोओलेइन आदि प्रमुख अश्रु गैस हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन निम्नतम प्रदूषक है? कोयला, डीजल, हाइड्रोजन। उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन सबसे निम्नतम प्रदूषक है। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी तथा आंतरिक दहन वाले ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल को, मेथिल एल्कोहल को, ग्रेसोल को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल मेथनॉल हल्का, रंगहीन और ज्वलनशील पदार्थ है, जो सामान्यतः ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन और कम कार्बन पाया जाता है। मेथनॉल को वुड स्प्रिट या वुड एल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी की आसवन की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
दोस्तों मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ कमी रह जाए, मैं ध्यान से बनाती हूँ, यदि कुछ कमी रह जाए तो आप मैसेज कमेंट में सुझाव देने का कष्ट करिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।